जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन 26 जनवरी के शुभ अवसर पे आप सबको बधाई देता हूं। आज का गणतंत्र दिन आप सब के लिए और देश के लिए और ब्राइट फ्यूचर लेके आए, यही हमारी भगवान को प्रार्थना है। आज मैंने 26 जनवरी को जो परेड आज सुबह हुई, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी टीवी चैनल्स के ऊपर कमेंट्री की, तो मैं कुछ इसके मुख्य मुद्दे बताने वाला था कि इस परेड में क्या हुआ, गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से दिए गए, परेड में कौन से शस्त्र दिखाए गए, उसका महत्व क्या है, आत्मनिर्भर भारत कहाँ पे जा रहा है, अलग-अलग रेजिमेंट्स जिन्होंने मार्च पास्ट किया वो कौन था, जो पीवीसी का या परमवीर चक्र का जो दस्ता था उनका क्या योगदान है, इस सब विषय पे बात करना और उसका विश्लेषण करना और ये दिन हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय के ऊपर मैंने बातचीत करनी थी। लेकिन जैसे ही 10:30 बजे ये परेड खत्म हो गई, उसके बाद सभी टीवी चैनल के ऊपर अचानक खबर आनी शुरू हो गई कि जो एक फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पे हजारों फार्मर्स ने दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश की, काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स और वहाँ पे बहुत हिंसाचार हुआ, बसेस तोड़ी गई, कुछ एक्सीडेंट्स हो गए, पुलिस की पिटाई हो गई, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे बर्बाद किया गया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे बर्बाद किया गया और देश का जो रेड फोर्ट है, लाल किला, जहाँ पे 26 जनवरी को देश का झंडा लहराता है, वहाँ पे एक ऐसा झंडा लगाया गया कि जो हमारे देश का झंडा नहीं है। इतना बड़ा अपमान इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये एजिटेशन कितना सही है, कितना गलत है, इसके ऊपर तो मैं बातचीत नहीं करने वाला हूँ। इसके ऊपर बहुत विश्लेषण अलग-अलग टीवी चैनल्स, मीडिया में हुआ है, लेकिन मैं केवल 2 या 3 मुद्दों के ऊपर ही विश्लेषण मेरा केंद्रित करूँगा। एक तो इस जो एजिटेशन है, इससे देश का कितना नुकसान हुआ। शॉर्ट में अगर बताना है, तो हमारे देश ने चाइना और पाकिस्तान के साथ अलग-अलग लड़ाइयाँ लड़ी हुई है। एक 1947 के अंदर, 1962 के अंदर, 1965 के अंदर, 1971 के अंदर और लास्ट वाली 1999 में कारगिल के अंदर। इन सब लड़ाइयों में जितना देश का नुकसान हुआ है, इससे ज़्यादा नुकसान हमारा अभी ये जो एजिटेशन चल रहा है पिछले 6-7 हफ्ते से, इसमें हुआ है। या शॉर्ट में बताना है, तो ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और चाइना जो हमारे नंबर 1 और 2 दुश्मन है, इन्होंने हमारे देश का नुकसान पिछले 70 साल में जितना किया, इससे ज़्यादा नुकसान इस एजिटेशन में देश का हुआ है। आप बोलेंगे कि ये फिगर्स आप कहाँ से ला रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्थिक न्यूज़पेपर है, उसका नाम है इकोनॉमिक टाइम्स। इंडियन एक्सप्रेस का आर्थिक न्यूज़पेपर है, उसका नाम है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। वहाँ पे इस विषय के ऊपर कि इस एजिटेशन की कॉस्ट कितनी है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है और अगर आप शब्द डालेंगे गूगल सर्च के अंदर लॉसेस ड्यू टू फार्मर्स एजिटेशन इन दिल्ली, तो आपको ये आंकड़े मिल जाएंगे। ऑन एन एवरेज ये पेपर्स मानते हैं कि दिल्ली का 3,500 से लेकर 4,000 करोड़ का नुकसान हर दिन हो रहा है। पिछले तकरीबन 7 हफ्ते से ये चल रहा है, यानी कि नियरली आज 54 या 55 डेज हुए हैं, तो 5,000 करोड़ को अगर आप 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये आपको समझ आ जाएगा। कुछ डायरेक्ट नुकसान है और कुछ इनडायरेक्ट नुकसान है। जो आज का वायलेंस हुआ, इसमें जो नुकसान हुआ वो इसमें कैलकुलेटेड नहीं है। शहर का नुकसान कैसे होता है? बिल्कुल शॉर्ट में मैं बोलना चाहूँगा, किसी भी शहर में आने के लिए 4 या 5 रास्ते जो होते हैं, वो बाहर से आते हैं। शहर के अंदर जो डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती है, वो हमेशा बाहर से आती है। एग्ज़ाम्पल दूध है, इसके सिवाय वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, किराना माल है, ग्रोसरी है, यानी कि जो चीज़ें नॉर्मल आदमी को जीने के लिए लगती है, बहुत सारा स्टॉक ये शहर के अंदर होता है
और ज़्यादातर रोज के रोज ये बाहर से आता है। और अगर आप कुछ रोड बंद करें तो ये सप्लाई जो चेन है ये डिसरप्ट हो जाती है, जिससे प्राइसेस जो है वो आगे चली जाती है। तो एक तो होता है प्राइस का नुकसान। दूसरा, कोई छोटी-मोटी इंडस्ट्री जो यहाँ पे काम करती है, अगर इनको सप्लाई चेन ना मिले, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो उनको ना मिले, तो उनका नुकसान होता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लॉस होना वो और एक नुकसान होता है। इसके सिवाय जब नॉर्मल मूवमेंट होती है, अगर आप किसी भी शहर के ऊपर जो टोल नाके हैं, वहाँ पे चेक करिए, कोई भी बड़े शहर में रोज हजारों ट्रक्स सामान लेके अंदर आते हैं और काफी बड़ी संख्या में उतने ही बाहर जाते हैं। और अगर ये रोका जाए इतने हफ्तों के लिए, तो शहर का और उसके साथ देश का भी नुकसान होता है। तो एक तो है ये नुकसान देश का और बाजू वाले आजू-बाजू का एरिया का, जिसमें पंजाब भी शामिल है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन 2 राज्यों में ये हॉल्ट हुई है और काफ़ी लोगों की जो तादाद है, वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करने में लगी हुई है। तो ये और एक बड़ा नुकसान है। तो तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। वहाँ पे अगर आपको पता है कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कोई मैं बड़ी गुप्त चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये ओपन मीडिया में, विकिपीडिया में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन सेना की वेस्टर्न कमांड आज पंजाब में, चंडीगढ़ में है। इसके सिवाय 10 कोर, 11 कोर जो बड़ी फ़ौज है वो पंजाब में है, 2 कोर वहाँ पे है। यानी कि जो पंजाब में जो फ़ौज है, इसलिए कि वो बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे लाखों की तादाद में फ़ौज है। इसके सिवाय सेंट्रल आर्म पुलिस फ़ोर्स जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स है, वो पंजाब की बॉर्डर को गार्ड करते हैं पाकिस्तान के साथ, उनकी भी वहाँ काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो आर्मी को, आर्म फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को अलग-अलग कारणों से कैंटोनमेंट से बाहर जाना पड़ता है, अंदर आना पड़ता है। वो ट्रेनिंग हो, ऑपरेशनल रेकी हो, ऑपरेशनल टास्क हो, तो ये सब बंद पड़ा हुआ है। और इससे ज़्यादा जो भयानक चीज़ है, वो ये है कि हमारा जो एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख सेना तैनात है, 2-3 लाख के आसपास वहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी कि सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीमा सुरक्षा बल है, वगैरह-वगैरह। तो ये जो सभी लोग जो वहाँ पे तैनात है, उनके मेंटेनेंस के लिए हजारों ट्रक्स रोज जेएनके में एंटर करते हैं। और जेएनके में जाने के लिए यही रास्ता जो है वो पूरे दिन चालू रहता है। एक और रास्ता लद्दाख की तरफ आता है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश से आता है और बर्फ गिरने के कारण वो सिर्फ लद्दाख में ही, लद्दाख के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। वो जम्मू, उधमपुर, अखनूर, पुंछ या कश्मीर वैली के लिए उसका इस्तेमाल करना इम्प्रैक्टिकल है। यानी कि कश्मीर वैली में अगर आप वाया हिमाचल प्रदेश डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें भेजते हैं, तो वो इम्प्रैक्टिकल है। तो आज सेना की वहाँ पे जो मूवमेंट ही है, वो पूरी डिसरप्ट हो गई है। तो जो इमरजेंसी सप्लाई होती है, वो आपको हवाई जहाज़ से भेजनी पड़ती है। और अगर कोई भी चीज़ अगर आप हवाई जहाज़ से भेजें, तो याद रखिए इससे देश का कितना नुकसान होता है। आपको पता है कि अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एक्स रुपीस पर टन है, तो अगर बाय एयर भेजते हैं तो वो 4 या 5 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो देश का डायरेक्ट नुकसान, देश का इनडायरेक्ट नुकसान ये बहुत ही ज़्यादा है। ये आपको समझ में आना चाहिए। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि इतना नुकसान चाइना और पाकिस्तान ने हमारा पिछले 70 साल में नहीं किया है। आप सभी लोगों ने टीवी चैनल पे इसके जो वीडियोज़ हैं ये देखे होंगे। अभी मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ और बोलना चाहूँगा इस विषय के ऊपर मेरी बातचीत बंद करने से पहले। जो भी नुकसान देश का हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियर रूलिंग दी हुई है। उन्होंने ये बोला है कि जो एजिटेशन इस प्रकार से हिंसात्मक बन जाते हैं, तो उनको उनसे ये पैसे जो है, जो नुकसान हुआ है, ये वसूल होना चाहिए। आज
जो पुलिस है इसके हजारों फुटेज, हजारों आवर्स की फुटेज आज आपको अलग-अलग सीसीटीवी के ऊपर, अलग-अलग पर्सनल कैमरा के ऊपर, पुलिस कैमरास के ऊपर मिल जाएगी। तो जिन्होंने ये हिंसाचार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी कम से कम रिक्वायरमेंट आज देश के नागरिक अपनी लीडरशिप के सामने रखेंगे। और मैं लास्ट में एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो 26 जनवरी की परेड हुई, इसलिए कि वो हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसे फ़ॉरेन मीडिया भी काफ़ी बड़ी तादाद में कवर करती है। लेकिन जितना कवरेज 26 जनवरी की परेड को मिला, उससे 100 गुना ज़्यादा कवरेज दिया गया फ़ॉरेन मीडिया से हमारे जो वायलेंस दिल्ली में हुआ। और उन अगर आप पाकिस्तानी मीडिया में उसकी कवरेज देखेंगे, तो पाकिस्तान इतना खुश हुआ है कि देखो खालिस्तान का फ्लैग लग गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कुछ वायलेंस होता है इसलिए खालिस्तान बनेगा वगैरह, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये वायलेंस को बाद में कभी ना कभी तो कंट्रोल किया ही जाएगा। लेकिन दुनिया की आँख में आज हम एक वीक नेशन के तौर पे सामने आ रहे हैं। हम बोलते हैं कि हम एक महासत्ता बनने वाले हैं, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं और हम हमारी राजधानी की सुरक्षा नहीं कर पाते। और काफ़ी सारे कल्चरल ट्रूपेज वहाँ पे आई थी, जिनको आपने देखा होगा कि जो परेड के बाद जो फौजी परेड हुई, उसके बाद अलग-अलग स्टेट्स के रथ आ गए, जिसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट अपने-अपनी स्टेट की खूबियाँ बता रहे थे। तो ये सब आर्टिस्ट के वो भी इतने डरे हुए हैं, उनके जो रथ बने, इसमें से कुछ रथ डिस्ट्रॉय हो गए हैं। यानी कि जो देश की विविधता, देश की शान हम दिखाने वाले थे, उसे हमारे लोगों ने ही बर्बाद किया है। और मैं हमेशा मेरी जो स्पीच होती है उस पे कोट करता हूँ। चाणक्य का एक बड़ा कोट है कि देश के शत्रु 4 प्रकार के होते हैं। एक बाहर से आता है, मदद बाहर से मिलती है। एक बाहर से आता है, मदद अंदर से मिलती है। एक अंदर होता है, मदद बाहर से मिलती है। और सबसे खतरनाक शत्रु है अंदर, जो अंदर होता है, जिसे अंदर को अंदर से मदद मिलती है। ये चाणक्य ने हज़ारों साल पहले कहा था। लेकिन वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये इतना तो मतलब इतना वो सीरियस है, ये मैं खुद पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जो शस्त्र, मिसाइल्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, रडार्स है, टैंक्स है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सबमरीन्स है, अलग-अलग शस्त्र है जिसके ऊपर देश लाखों करोड़ रुपया खर्चा करता है। इसका कोई उपयोग नहीं है जब हमारे देश के ही लोग हमारे देश के खिलाफ ही वायलेंस शुरू करते हैं और देश का नुकसान करते हैं। मैं यहीं पे रुकता हूँ इस विषय के ऊपर और अभी मैं आ जाता हूँ सचमुच 26 जनवरी की परेड। ये परेड तो आपने देखी होगी, इसमें मैं 3 या 4 मुद्दों के ऊपर ही मेरा जो बातचीत है वो फ़ोकस करना चाहता हूँ। एक तो आज गैलेंट्री अवार्ड्स जो है वो देश को बताए गए। इस साल का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है महावीर चक्र, वो कर्नल बाबू जो कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार के थे, उनको दिया गया। और ये गलवान की लड़ाई थी। आपको याद होगा कि जब मैंने स्ट्रैटेजिक स्टडी सेंटर की तरफ से गलवान की लड़ाई भी अगस्त के महीने में कवर की थी और गलवान की लड़ाई में 16 बिहार और उनके साथ कुछ आरटी के लोग थे, कुछ और इतर सैनिक थे, वो किस प्रकार से लड़े, इसके बारे में मैंने आपको उस समय बताया था। अभी मैं आपको उनके कुछ के नाम बताना चाहूँ, ये जो गलवान की लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए, जिसमें कर्नल बाबू एक थे, तो इसमें हमने चाइना के 70 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे और ये पहली बार था कि चीनी सोल्जर्स का खून सीमा के ऊपर बहाया गया। इसके लिए कर्नल बाबू को महावीर चक्र से गौरव उनका किया गया। इसके बाद वहाँ 16 बिहार के 2 जेसीओस को वीर चक्र मरणोत्तर इससे प्रमाणित किया गया और सेना मेडल गैलेंट्री, ये जो नंबर 3 का पुरस्कार होता है, इससे 7 और लोगों को गौरव
किया गया। इसमें एक महाराष्ट्र के है कैप्टन अर्जुन देशपांडे। उनको इसलिए कि वो महाराष्ट्र के, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं पुणे से काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ 16 बिहार के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, बिहार रेजिमेंट की जो उपलब्धि थी गलवान की लड़ाई के अंदर, और उनके साथ कुछ आर्टिलरी के जवान भी ज़रूर थे, उनके भी 1-2 को अवार्ड मिला है। और उसमें एक का मैं और ज़रूर बात करना चाहूँगा, उसका नाम है सिपाही गुरतेज सिंह। मैं रिपीट करता हूँ, सिपाही गुरतेज सिंह। ये 3 पंजाब का था, जो कमांडो प्लाटून्स बाद में 16 बिहार को जब चाइना के साथ मुठभेड़ शुरू हुई, मैंने आपको बताया था कि हमारे तकरीबन पहले 35 लोग थे, 35 सोल्जर्स थे, बाद में 100 तक उनकी संख्या पहुँची गई। उनकी मदद के लिए घातक प्लाटून या कमांडो प्लाटून 16 बिहार के, 3 पंजाब के और ब्रिगेड के और एक यूनिट के वहाँ पे आ गए। तो वहाँ पे जो जो 3 पंजाब थी, उनके घातक प्लाटून में एक सिपाही गुरतेज था। उसने अपने तलवार के साथ काफ़ी सारे चाइनीज सोल्जर्स को मारा है। ये सिख बाय रिलीजन है, लेकिन आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका रिलीजन होता है जो उनकी सोल्जर्स का होता है। इसलिए कि कर्नल बाबू बिहार के ऑफिसर माने जाते हैं। वैसे देखा जाए तो वो एक तेलंगाना के रहने वाले हैं, लेकिन सेना के ऑफिसर्स का रिलीजन वही होता है जो उनके ट्रुप्स का होता है। तो ये सिपाही गुरतेज सिंह, 16 बिहार के बहादुर ऑफिसर्स, जेसीओ और जवान, इन सबको हम बधाई देते हैं कि उनकी जो गैलेंट्री थी, जो शौर्य था, उसे देश ने पहचान लिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ, वो है अलग-अलग रेजिमेंट्स जिन्होंने मार्च पास्ट किया। इस रेजिमेंट के अंदर मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिख एलाय रेजिमेंट है, पंजाब है, जाट है, गुरखाज है, बहुत सारी रेजिमेंट्स है। इसमें मैं 2 रेजिमेंट्स का ये करना चाहूँगा कि एक तो मराठा रेजिमेंट जिससे मैं आता हूँ, उनके जो लास्ट ईयर उनके जो कर्नल जो लेफ्टिनेंट जनरल मिस्त्री, इन्होंने ये जो परेड कमांड की थी, इस समय उनको परमवीर चक्र परम विशिष्ट सेवा मेडल, इस पुरस्कार से गौरव किया गया उनका। और वो आजकल नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला के कमांडेंट है, जहाँ पे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो कैडेट्स होते हैं, उनकी 3 साल की ट्रेनिंग की जाती है। बहुत सारे सोल्जर्स की यहाँ पे ब्रेवरी आपके सामने आ गई, और बहुत सारे रेजिमेंट्स का जो मतलब मार्च पास्ट हमने उनको देखा। काफ़ी लोग होते हैं मीडिया में, वो आर्टिकल्स लिखते हैं कि 26 जनवरी की ये जो परेड होती है, इसे हमने क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? इसमें खर्चा होता है, अभी कोरोना है, अभी ये है, वो है, तो क्या ये खर्चा करना ज़रूरी है? और दूसरी बात वो बोलते हैं कि इस परेड के अंदर आप शस्त्र दिखाते हो, यानी कि वहाँ पे हम आपके रनगाड़े दिखाते हैं, हमारे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स दिखाते हैं, हमारी एयर डिफेंस के जो हथियार है, वो दिखाते हैं, हमारी जो नेवी की सबमरीन्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वो दिखाई जाती है। तो ये सब युद्ध के औज़ार है। तो क्या हमने ये देश पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये ऐसे हथियार है जो दर्शाता है कि ये देश लड़ाई के लिए तैयार है। और हमारे देश ने दुनिया के सामने लड़ाई की बात नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर मैं 2 ही मुद्दे आपके सामने रखूँगा। अगर आपको शांतता चाहिए, अगर आपको पीस चाहिए, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। इफ यू वांट पीस, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉर, इंक्लूडिंग फाइटिंग नक्सलिज्म, फाइटिंग टेररिज्म, फाइटिंग इन जे फाइटिंग चाइना, फाइटिंग पाकिस्तान वगैरह। तो इसलिए हमारे जो शत्रु है, इनको ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हमारे पास शस्त्र है जो हमारी अच्छी रक्षा कर सकते हैं। इस लड़ाई के अंदर सबसे पहला जो मार्च पास्ट होता है, उसपे पहले जीप के अंदर या पहले व्हीकल के अंदर हमारे परमवीर चक्र विजेता आते हैं। इसमें से बहुत ही कम लोग अभी जीवित हैं, लेकिन 2-3 के नाम मैं बताऊंगा। एक है कैप्टन बाना सिंह, जो सियाचिन ग्लेशियर के हीरो है, बहुत ही शूरवीर है।
और ये जम्मू में अभी स्थित है। दूसरे है ऑनररी कैप्टन संजय कुमार की जो लड़े थे कारगिल के लड़ाई के अंदर। तो ये कुछ जो जीवित है परमवीर चक्र विजेता वो सामने आते हैं। तो ये हमारी देश के लिए एक मोटिवेशन होता है कि यही शूरवीर है जिन्होंने हमारी देश की रक्षा की है। और आजकल ये जो परेड होती है, ये जो हमारा देश का जो वॉर मेमोरियल है वहां से शुरू होती है। पहले ये परेड इंडिया गेट से शुरू होती थी। इंडिया गेट से शुरू होने का मेन कारण ये था कि वहां पे इंडिया गेट ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय सैनिकों ने अपना जान दी ब्रिटिश एम्पायर के लिए, उनके नाम वहां पे लिखे हुए थे। लेकिन हमारे देश ने 1947 के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके लिए बाद में कभी वॉर मेमोरियल ही नहीं बनाया था। हर एक देश में अगर कोई भी वीआईपी आता है, यानी कि देश का वीआईपी, तो हमेशा उस देश का जो वॉर मेमोरियल है वहां जाके वो अपना सैल्यूट करता है। और उसके बाद जो उसकी ऑफिशियल जो मतलब मीटिंग्स होती है वो की जाती है। लेकिन हमारे देश में वॉर मेमोरियल ही नहीं था सैनिकों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। और हमारे देश के लिए कितनी लोगों ने जान दी हुई है, अभी ये आप इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हैं। हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक पोर्टल तैयार किया हुआ है जहां पर आप वर्चुअली इन सोल्जर्स को सल्यूट कर सकते हैं। तो ये वॉर मेमोरियल जो अभी बना, 2 साल के पहले बना, ये बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ 47 में हम लड़े, 65 में, 62 में, 71 के अंदर, 99 के अंदर, वहाँ पे जितने सोल्जर्स ने अपनी जान दी देश के लिए, उनके नाम है और उनका इतिहास वहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरफ से तैयार किया है। और इतना ही नहीं, तो आज भी हर साल 350 से 400 देश के फौजी देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। तो उनके भी नाम वहाँ पे हर साल ऐड किए जाते हैं। तो ये परेड वॉर मेमोरियल से शुरू हुई और इन सोल्जर्स को हमने रिस्पेक्ट की और उसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई। इसके बाद कुछ आधुनिक शस्त्र जो इस लड़ाई में दिखाए गए, इसमें मैं 2-3 का ही समय के कारण बातचीत करूंगा। कि एक तो है हमारे मिसाइल्स या क्षेपणास्त्र। हम अलग-अलग प्रकार के मिसाइल्स, वो एयर टू एयर मिसाइल हो या एयर टू ग्राउंड हो या ग्राउंड टू एयर हो या ग्राउंड टू ग्राउंड हो या ग्राउंड टू वाटर हो या वाटर टू अंडर वाटर हो, इसकी हम पिछले 6 महीने से, जब से ये चाइना का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, हम उसकी अलग-अलग टेस्टिंग कर रहे हैं। और ये अभी हम केवल हमारी सेना में ही शामिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे इतर मित्र देश है उनको भी देना चाहते हैं। तो ये एक हमारी तेजस मार्क 1A, ये अभी 84 तेजस हमारी वायुदल में शामिल होने वाले हैं। ये एक भारत में बना हुआ प्लेन है। वो भी जितना चाहिए उतना अच्छा अभी इस समय में नहीं है, लेकिन हमारे नेतृत्व, अगर उसकी कोई वीकनेस आती है तो इसे हम आने वाले दिनों में ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बात ऐसे है कि ये माना जाता है कि हम जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर आत्मनिर्भर होने चाहिए। क्योंकि अगर लड़ाई के समय अगर ये हमें हमें ये बाहर से लाने की जरूरत पड़ती है, तो हमारे देश का बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, वो टैंक की हो या तोपों की हो या सबमरीन्स की हो या फ्रिगेट की हो, ये देश में ही बनेगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ये तेजस साढ़े पाँच तो 600 करोड़ का है। ये एक अभी एवरेज अभी एक अच्छा प्लेन तो है, लेकिन इसे और अच्छा बनना है ताकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेन हो और सुखोई और जो इतर प्लेन है इनके साथ कॉम्पीट कर सके। इसके सिवाय हमारी सबमरीन फ्लीट में भी हम हमारे देश के अंदर सबमरीन बना रहे हैं, ये एक अच्छी बात है।
इसके बाद आपको याद है कि कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ हम हमारे देश में ला रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर की तरफ से आर्मेनिया और अज़रबैजान के अंदर जो लड़ाई हुई थी, वहाँ पे ड्रोन्स ने कैसे काम किया था और कैसे लड़ाई जीती थी, इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पर अभी हमने भी हमारे स्वार्म ड्रोन्स ड्रोन्स बनाए हैं, तकरीबन 75 ड्रोन्स एक साथ एक स्वार्म की तरफ, एक थवे की तरफ, एक ग्रुप में अचानक अलग-अलग 75 टारगेट के ऊपर हमला करते हैं, जिससे शत्रु का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये अभी हम तैयार कर रहे हैं और इसी को अभी हम 1000 ड्रोन्स को एक साथ टारगेट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए संशोधन हो रहा है। आर्मी और हमारे जो बहुत ही ब्रेनी लोग हैं, जो आईआईटीज़ के अंदर होते हैं, आपको पता है कि सबसे बड़े ब्रेनी लोग हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, पवई है, खड़गपुर है, वहाँ पे जाते हैं, तो उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। और इसी प्रकार के ड्रोन एयरफोर्स के लिए भी बन रहे हैं, इसी प्रकार के रेकी ड्रोन ये नेवी के लिए भी बन रहा है। तो ये एक हाई एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है। और अभी मैं लास्ट पॉइंट जो बताऊँगा, जिसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि फ़रवरी के महीने में या जनवरी के महीने में चाइना ने हमारे खिलाफ एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर शुरू किया था। वो केवल भारत के खिलाफ ही नहीं था, वो पूरी दुनिया के खिलाफ था और उसपे 1 लाख से ज़्यादा भारतीय मारे गए और हमारा जो इकोनॉमी का नुकसान हुआ, वो बहुत ही बड़ा था। इसके बारे में मीडिया में काफ़ी कवरेज आया है। तो अभी ये वॉर अभी हम जीतने की उम्मीद शुरू हुई है, क्योंकि 16 जनवरी को हमने हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू किया। हमारे साइंटिस्ट का हमने कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि हमारी वैक्सीनेशन जो बनी हुई है, तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया हुआ है, जो फ्रंट लाइन हमारे कोरोना वॉरियर्स थे या चाइना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह थे। और ये माना जाता है कि अगले 3 महीने के अंदर हम तकरीबन 70% हमारी जो पॉपुलेशन है, उनको कवर करेंगे। इतना ही नहीं, तो हमने ये जो वैक्सीनेशन है, वो पूरी दुनिया को सप्लाई करने का फैसला किया है और जब मेरी अभी ये 16 तारीख को ये शुरू हुआ और अभी तक हमने 9 देशों को ये वैक्सीनेशन दिया हुआ है और ये सभी देश हमें थैंक यू बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, तो जब ब्राज़ील को हमने ये वैक्सीनेशन दिया, तब उन्होंने जो हमारे एक माइथोलॉजिकल हीरो है हनुमान, वीर हनुमान या महाबली हनुमान, इनका ज़िक्र किया कि जब रामायण के अंदर लक्ष्मण को एक रावण का बाण लगा था, जिससे वो जख्मी हो गया था और उसको बचाने के लिए हनुमान गए और उन्होंने संजीवनी बूटी लाई। तो इस हनुमान के इस महापराक्रम का उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया और वो हमारे देश को थैंक यू बोल रहे हैं। ये वॉर अभी हम आने वाले देश में जीतने ही आने वाले हैं, तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो लाइक हुआ होगा, तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और हम अगले हफ्ते जो मिलेंगे, एक आधा महत्व के विषय के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर जो अभी 1 तारीख को जो देश का बजट है, ये प्रेज़ेंट होगा पार्लियामेंट के अंदर, तो हमारी सुरक्षा के लिए बजट किस प्रकार से होनी चाहिए, वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तभी तक मैं रुकता हूँ। आपको एक बार फिर से बधाई देके 26 जनवरी के लिए और दूसरा कोरोना के खिलाफ या चाइनीज़ वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए। रुकता हूँ मैं। जय हिंद।